तो भाई लोग, कहानी कंटिन्यू होती है हमारे हीरो अर्जुन से, जो अपनी नई नवेली नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर लेने रिसेप्शन पर पहुंचता है। वहां बैठी क्यूट सी रिसेप्शनिस्ट बकायदा मुस्कुराते हुए लेटर के ऊपर एक टॉफी रखती है और कहती है, वेलकम टू रॉन्ग यू ग्रुप। ये टॉफी पुरानी कड़वाहट भूलने के लिए है, क्योंकि यहाँ काम एकदम मीठा मीठा होने वाला है। अब हमारे लौंडे के चेहरे पर अभी स्माइल आई ही थी कि पीछे से एंट्री होती है हमारी लेडी बॉस लियू रुयान की। और भाई आते ही वो जो दहाड़ती है ना, सब वेले बैठे हैं क्या, काम वाम नहीं है, निकलो और कंपनी के चक्कर काटो 20। ये जो चर्बी चढ़ा के बैठे हो ना, कंपनी की इमेज खराब होती है इससे। अब अर्जुन मुड़कर देखता है तो भाई साहब, बॉस का लुक एकदम कतई जहर। टाइट शॉर्ट स्कर्ट, 8 सेंटीमीटर की हील्स और लाल चमकीले बाल। मतलब दूर से देखो तो कंपनी की बॉस कम और किसी अमीर बाप की बिगड़ैल परी ज्यादा लग रही थी। पर दिक्कत ये थी कि इस परी के पास एक अदद जुबान थी जो कैंची की तरह चलती थी। अर्जुन को देखते ही वो बोली, यहाँ खड़े होकर शक्ल क्या देख रहे हो, काम नहीं पता तो जाओ जाकर टॉयलेट साफ करो, यहाँ खड़े रहने के फालतू पैसे नहीं मिलते। अर्जुन ने सोचा, भाई औरत से बहस मतलब अपनी लंका लगाना। वो चुपचाप पतली गली से निकलने लगा, पर बॉस ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीना और रिसेप्शनिस्ट पर बरस पड़ी। इसको प्लानिंग डिपार्टमेंट किसने भेजा? कितनी बार कहा है जनरल डिपार्टमेंट में डालो। सुन ओए, तू जनरल डिपार्टमेंट जाएगा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट वहीं आ जाएगा। अभी यहाँ से रफू चक्कर हो, आज मेरा मूड वैसे ही खराब है। असल में बॉस का गुस्सा अर्जुन पर सिर्फ 1% था, बाकी का 99% उस जमीन के टेंडर की वजह से था जिसमें कंपनी का भारी नुकसान होने वाला था। और मैडम को घाटे से सख्त नफरत थी। अर्जुन से भी रहा नहीं गया, उसने बोला, मैडम मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था, आप मुझे जनरल डिपार्टमेंट में भेज रही हो? बॉस तपाक से बोली, वहाँ सैलरी 1000 ज्यादा है, बोनस भी मिलेगा। अब बोल। अर्जुन ने तुरंत पैंतरा बदला और बोला, ठीक है बॉस, वैसे आपकी ड्रेस थोड़ी नीचे से खिसक रही है, सब दिख जाएगा। बॉस ने पैर पटका और बोली, साले अंदर सेफ्टी शॉर्ट्स पहने हैं मैंने, तू पतली गली से निकल। लौंडा चला गया तो मैडम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की टेबल खटखटाई और रूखेपन से कहा, रो क्यों रही हो? रोने से काम होता तो मैं 1 महीने रोती। जाओ अकाउंट से 200 का बोनस लो और 2 घंटे की छुट्टी मनाओ। यही वजह थी कि कंपनी में भले ही वो सबको धोती रहती थी, पर कोई उनसे नफरत नहीं करता था। दिल की बिल्कुल साफ थी मैडम। एक तो 24-25 साल की उम्र, ऊपर से पूरी कंपनी का इतना भारी प्रेशर। कोई और होता तो कब का पगला जाता। अब आते हैं हमारे हीरो पर, जो पहुंच गया जनरल डिपार्टमेंट। वहाँ का माहौल देखकर तो ऐसा लगा जैसे वो किसी ऑफिस में नहीं, बल्कि सीधा सरकारी बुढ़ापा आश्रम में आ गया हो। वहाँ की मैनेजर 35 साल की यांग दीदी एकदम शांत स्वभाव की थी। बाकी के 12-13 लोग भी इसी की उम्र के थे, सिवाय एक 40 साल के अजीब से थोड़े ठरकी टाइप अंकल के जो वाइस मैनेजर थे। पूरे दिन वहाँ कोई काम नहीं था, कोई मूवी देख रहा था तो कोई गेम खेल रहा था। पर अर्जुन को ये चिल लाइफ रास नहीं आ रही थी। उसे तरक्की करनी थी, जिसके लिए उसे प्लानिंग डिपार्टमेंट के उस युद्ध क्षेत्र में जाना था, इस रिटायरमेंट होम में नहीं। दोपहर को भूख लगी तो उसने पास बैठे एक लड़के से पूछा, भाई लंच का क्या सीन है? अकेले जाने का मन नहीं है, साथ चलोगे? वो लड़का था सू लियांग, जो 2 महीने पहले ही आया था और बड़ा ही सीधा साधा बंदा था। रास्ते में उसने बताया, भाई मुझे खुद नहीं पता इस डिपार्टमेंट में करना क्या होता है, बस 2-4 प्रिंट आउट निकाल लो, हो गया काम। हाँ, यांग दीदी जरूर सारा दिन बिजी रहती है, भगवान जाने क्या करती है। कैंटीन पहुंचे तो वहाँ HR के झा जी और शर्मा जी मिल गए। अर्जुन ने चावल लिया और सू लियांग ने बीफ नूडल्स। अभी खाना शुरू ही किया था कि झाओ साहब 2 जूस की बोतलें लेकर अर्जुन की टेबल पर आ गए और थोड़ा झेंपते हुए बोले, देखो अर्जुन, बॉस दिल की बुरी नहीं है। मुझे पता चला तुम्हें जनरल डिपार्टमेंट भेज दिया गया है, मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर वो डिपार्टमेंट भी बुरा नहीं है, मैडम ने खुद बनाया है। वहाँ जब काम आता है तो बड़ा ही आता है। फिर भी अगर मन न लगे तो कुछ दिन में मैं तुम्हारा ट्रांसफर प्लानिंग में करवा दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सर हो जाए तो बढ़िया है, बाकी बॉस का ऑर्डर था तो मैं मना भी नहीं कर सकता था, बस थोड़ा यंग हूँ तो मेहनत करना चाहता था। झाओ साहब मुस्कुराए और चले गए। उनके जाते ही सू लियांग ने फुसफुसाकर पूछा, इतनी बढ़िया जगह है भाई, ज्यादा सैलरी है, कोई काम नहीं है, फिर क्यों प्लानिंग में जाकर अपनी लंका लगवानी है? वैसे तुम्हारा बॉस के साथ कोई पंगा है क्या? अर्जुन ने जूस की चुस्की ली और बोला, अरे यार, जब नया नया आया था तो मैडम की गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा था, तब मैं उन्हें जानता नहीं था, तो मेरी उनसे तगड़ी बहस हो गई थी। ये सुनते ही सू लियांग के तो डर के मारे होश उड़ गए। उसने अपनी चेयर आगे खिसकाई और दबी आवाज में बोला, भाई पिछले फ्राइडे को किसी ने लिफ्ट के पास बॉस के साथ हाथापाई की थी, अफवाह है कि उनके बाल भी खींचे थे। वो वीर बहादुर तुम ही हो क्या? अर्जुन ने बात उड़ाते हुए कहा, अगर तुम फ्राइडे की बात कर रहे हो तो हाँ, वो मैं ही था। अब ज्यादा पंचायत मत करो, खाना खाओ। सू लियांग ने हाथ जोड़े और बोला, भाई तुम तो असली मर्द हो, और चुपचाप नूडल्स ठूंसने लगा। लेकिन अब अर्जुन के तोते उड़ चुके थे। उसे अचानक झटका लगा कि ये जो HR वाले झाओ साहब अभी हमदर्दी जताने आए थे, कहीं वो बॉस के भेजे हुए जासूस तो नहीं थे? अगर ऐसा है
तो भाई गई भैंस पानी में। वो डायन इसे कभी प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं जाने देगी। और भाई हमारे हीरो का शक एकदम 110% सही था। झाओ साहब वहाँ से सीधे भागे भागे 14वीं मंजिल पर बॉस के केबिन की तरफ गए। उन्होंने केबिन के बाहर एक लंबी सांस ली, दरवाजा खोला और अभी उनके मुंह से दूसरा शब्द निकला ही नहीं था कि अंदर से एक भारी भरकम फाइल उड़ती हुई आई। वो फाइल सीधा झाओ साहब की कमर को छूती हुई सनसनाते हुए निकली। भाई साहब झाओ साहब की तो वहीं पर डर के मारे फट गई। वो स्टैचू बनकर खड़े रह गए। अंदर मैडम का पारा 7वें आसमान पर था। दांत पीसते हुए चिल्लाई, प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या सारे के सारे गधे भरे हुए हैं? ये कैसा घटिया प्लान बनाया है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे गले पड़ा ना तो चांगशांग कंपनी वाले हमारा दिवाला निकाल देंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ कमर्शियल बिल्डिंग बनाओ। अरे ऐसी जगह पर बिल्डिंग बनाएंगे तो लोग क्या बालकनी में बैठकर हवाई जहाज उड़ते हुए देखेंगे? झाओ साहब ने भीगी बिल्ली बनकर नीचे से फाइल उठाई, टेबल पर रखी और चुपचाप 5-6 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। तभी बॉस ने किसी को फोन लगाया, पर भाई फोन रखकर तो मैडम का पूरी तरह से पोपट हो गया। वो और ज्यादा डिप्रेशन में आ गई। पता चला कि चांगशांग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी तगड़ी जुगाड़ लगाकर खुद को इस लफड़े से बचा लिया है। अब वो इस घाटे के सौदे से बच गए तो ये बकरा हमारी कंपनी यानी रोनगेयू ग्रुप के गले ही कटेगा। मैडम की पूरी हवा निकल गई। वो टेबल पर अपनी ठुड्डी टिकाकर एकदम लाचार मासूम बच्ची की तरह झाओ साहब को देखने लगी। झाओ दीदी अब मैं क्या करूं? बस ऊपर से एक सरकारी आर्डर आने की देरी है और ये मुसीबत हमारे सिर आ जाएगी। भारी नुकसान होने वाला है यार। खैर तुमसे पूछना ही बेकार है। झाओ साहब ने झेंपते हुए कहा, मैडम ये प्लानिंग मेरे बस का नहीं है। ये बात आप वाइस प्रेसिडेंट कॉन्ग से पूछो। वैसे मैडम आपने जो मुझे एजुन का पता लगाने भेजा था, मैंने उसकी थोड़ी कुंडली निकाली है। लौंडे की डिग्री तो फर्जी है, पर पिछली कंपनी चांगशांग में उसने 1 साल के अंदर ही प्लानिंग डिपार्टमेंट में तहलका मचा दिया था। लड़का अपनी उम्र से काफी ज्यादा मैच्योर है। बॉस चिढ़कर बोली, प्लानिंग डिपार्टमेंट? मेरा बस चले तो मैं उस पूरे डिपार्टमेंट में आग लगा दूं। पर हाँ, इंटरव्यू के वक्त मुझे भी लगा था कि उसे प्लानिंग की थोड़ी समझ है। चलो ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, यांग दीदी से कहो कि प्लानिंग वालों को बोलें एक और नया प्लान तैयार करें। सो नहीं पाए तो आज कोई घर नहीं जाएगा। हाँ, उनके डिनर का इंतजाम करवा देना। इधर कैंटीन से खाकर हमारे हीरो एजुन भाई साहब ऑफिस में थोड़ा सुस्ताने की सोच ही रहे थे कि तभी एक कड़कती हुई आवाज आई। एक छोटी सी क्यूट पॉकेट साइज की लड़की जो मैडम की सेक्रेटरी थी, फुदकते हुए जनरल डिपार्टमेंट में घुस आई। आते ही वो सबको हाय हेलो करने लगी। पर उस छोटी पटाखा की नौटंकी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि यांग दीदी ने जैसे ही गला खंखाड़ा वो भीगी बिल्ली बनकर उनके हाथ से चिपक गई और बोली, दीदी। यांग दीदी ने उसे घूरते हुए कहा, तू बॉस के केबिन में न रहकर यहाँ क्या चुपके से मटर गश्ती कर रही है? मैडम को पता चला तो तेरी लंका लगा देंगी। लड़की ने नाक सिकोड़कर कहा, अरे नहीं दीदी, बॉस मुझे कुछ नहीं कहेंगी। वैसे इनमें से एजुन कौन है? बॉस ने उसे याद किया है। ये सुनते ही पूरे डिपार्टमेंट की नजरें सीधा एजुन पर टिक गयी। एजुन का तो दिमाग चकरा गया कि भाई इस डायन का बदला इतनी जल्दी शुरू भी हो गया। बराबर की टेबल पर लेटा हुआ सू लियांग दबी आवाज में बोला, ईगो भाई क्या लगता है जिंदा वापस आओगे? तुम्हारी जेब में जो वो महंगी वाली सिगरेट की डिब्बी है ना, वो मुझे दे जाओ। एजुन हंसने लगा, पर सू लियांग ने जबरदस्ती सिगरेट छीन ली और पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, चलो भाई, तुम्हारी अंतिम यात्रा के लिए मेरी तरफ से ये श्रद्धांजलि। तभी वो छोटी लड़की एजुन के पास आई, उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ा और यांग दीदी से मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो ये है एजुन, है तो बड़ा हैंडसम। तभी बॉस से पंगा लेने के बाद भी नौकरी पर रख लिया गया। जाओ जाओ, 14वीं मंजिल पर आखिरी वाला केबिन मैडम का ही है। एजुन ने उस लड़की को देखा और बोला, तुम साथ नहीं चल रही? लड़की ने आंखें मटका कर कहा, मैं तो सिर्फ मुसीबत के वक्त काम आती हूँ। अभी तुम मुसीबत में हो और मुझे लगी है भूख, तो मैं खाना खाऊंगी, तो भूखी मरो। एजुन खड़ा हुआ और यांग दीदी को अभी आता हूँ कहकर निकल गया। उधर यांग दीदी ने अपनी इस सगी बहन का कान पकड़ा और घसीटते हुए अपने केबिन में ले गई। बॉस के केबिन की तरफ जाते हुए एजुन ने एक सिगरेट सुलगाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत क्या बकवास करना चाहती है, पर जो भी हो उसे झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये कंपनी उसका इकलौता सहारा थी। दरवाजा खटखटाकर वो अंदर गया। मैडम आपने बुलाया? बॉस अभी भी टेबल पर पस्त पड़ी थी। उन्होंने एक कमजोर सी नजर उस पर डाली और बोली, मैं नहीं बुलाऊंगी तो क्या कोई और तुझे मेरे केबिन में घुसने देगा? देख, मैं कोई बात घुमा इरा कर नहीं कहूंगी। तूने लिफ्ट के पास मुझ पर हाथ उठाया था, मेरे बाल खींचे थे, तो अब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर तंग करूंगी। झेल नहीं सकता तो अभी दफा हो जा, 3 गुना सैलरी देकर निकालूंगी। और अगर मंजूर है तो चल पहले इस पूरे केबिन में पोछा लगा, ये भी जनरल डिपार्टमेंट का ही काम है। एजुन ने बिना किसी नखरे के शांति से कहा, जी मैडम, मैं अभी पोछा और कपड़ा लेकर आता हूँ। उसका ये कूल एटीट्यूड देखकर बॉस भी हैरान रह गई। अब एजुन चुपचाप पोछा लगाने लगा, टेबल से फलों के छिलके साफ करने लगा। बॉस थोड़ी देर तो उसे देखती रही, फिर बोर हो गई। उन्होंने फिर से फाइल्स देखना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो पढ़ती गई उनका पारा बढ़ता गया। उन्हें लगा कि उन्होंने कंपनी में एम्प्लॉय नहीं बल्कि गधे पाल रखे हैं। एक गधे ने लिखा था कि यहाँ शॉपिंग मॉल बना दो। अरे अंधो,
तुम्हें ये नहीं पता कि शहर के बीचों बीच हमारी खुद की रोंगियो गैलरी है। दूसरे ने लिखा कि छोटी मार्केट बना दो, जबकि ठीक सामने पहले से ही एक बड़ी मार्केट थी। तभी केबिन में एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी कि एजुन का पोछा हाथ से छूटते छूटते बचा। मैडम ने गुस्से में आकर टेबल की सारी फाइल्स जमीन पर फेंक दी और साथ ही पैर से अपनी सैंडल भी उतार कर फेंक दी। एजुन ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप नीचे झुका। उसने फाइल समेटना शुरू किया, पर अंदर ही अंदर उसे अपने वजूद पर शक होने लगा था। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ औरतों की गुलामी करना ही लिखा है? 3 साल शादी निभाई, वहाँ भी यही सब किया। लगा कि तलाक के बाद मुक्ति मिल गई, पर यहाँ तो ऑफिस में भी वही झाड़ू पोछा और औरत के नखरे झेलना पड़ रहा है। उसने पक्का मान लिया कि पिछले जन्म में उसने जरूर औरतों का बहुत दिल दुखाया होगा। उसने फाइल समेटकर वापस टेबल पर रखी, पर मैडम ने फिर से हाथ मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। एजुन ने दोबारा उठाई, मैडम ने फिर गिरा दी। अब हमारे भाई का भी दिमाग सटक गया। उसने सारी फाइल्स उठाई और सीधा कचरे के डिब्बे में डाल दी। और तो और मैडम की वो सैंडल भी उठाकर डस्टबिन में फेंक दी और फिर मजे से पोछा लगाने लगा। शायद बॉस को लगा था कि वो कोई हाउसकीपिंग का बंदा ढूंढ कर लाई है। पर भाई, गुस्सा तो हर इंसान को आता है, और वैसे भी एजुन को खूबसूरत लड़कियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ नुआन मैडम ने उसका दिल ऐसा तोड़ा था कि वो इन सब चीजों से इम्यून हो चुका था। उधर बॉस गुस्से के मारे जोर जोर से हाँफने लगी। उनका हाथ फोन पर था। बस एक नंबर दबाते ही वो एचआर को फोन करने वाली थी। गुस्से में उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, पर बदकिस्मती से एजुन की पीठ उनकी तरफ थी, तो वो ये नजारा देख नहीं पाया। आधे घंटे में चमचमाते हुए केबिन की सफाई पूरी हो गई। जब वो कचरे का डिब्बा उठाने लगा तो उसने तसल्ली के लिए पूछा, मैडम, ये सारे पुराने प्लान कचरे में फेंक दूं? और क्या अब मैं अपने डिपार्टमेंट में वापस जा सकता हूँ? बॉस ने चिढ़कर मुंह मोड़ा, जहाँ जाना है मरो, तुझे देखकर वैसे ही मेरा खून खौलता है। अब जैसे ही एजुन पैर बाहर निकालने लगा, पीछे से बॉस की तेज दहाड़ आई। एजुन, तू एक नंबर का बदतमीज है साले, मेरी सैंडल तो वापस निकाल डस्टबिन से। एजुन वहीं रुक गया। उसने डस्टबिन में देखा तो सच में मैडम की सैंडल वहीं फाइलों के बीच दफन थी। वो थोड़ा झेंपा, डस्टबिन लेकर वापस केबिन में आया और सैंडल हाथ में लटकाकर सिर खुजलाते हुए बोला, वो मैडम, ये रही आपकी सैंडल, यहीं रख रहा हूँ। मैडम अपनी कुर्सी से उठी और नंगे पैर ही फर्श पर चलने लगी। एजुन ने देखा तो उसकी भौहें तन गई, पर उसने सोचा, भाई, फालतू लफड़े में नहीं पड़ना है, अपना काम करो और निकलो। वो चुप रहा। मैडम उसके पास आई, उसके हाथ से सैंडल छीनी और एक तरफ फेंक दी। फिर उन्होंने अपनी वो कातिलाना नशीली आंखें उठाई, जिनमें इस वक्त गुस्सा कम, बेबसी और दर्द ज्यादा दिख रहा था। मैडम ने गहरी सांस ली और एकदम धीरे से बोली, एजुन, मेरी मदद करो। लौंडा थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया। हाथ में डस्टबिन पकड़े पकड़े वो समझ गया कि मामला कितना गंभीर है। उसने पूछा, मतलब डूबते को तिनके का सहारा? बॉस ने बड़ी ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। प्लानिंग वाले, प्रोजेक्ट वाले सब घुटने टेक चुके हैं। जनरल डिपार्टमेंट के इन वेले लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये टेंडर फेल हुआ तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। एजुन ने अपनी कॉलर थोड़ी ऊंची की और बोला, मैडम, मेरे भाव बहुत महंगे हैं। बॉस ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या अपनी जान दे दूं? सुन, तू मेरी नजरों में नोटों की गड्डी से ज्यादा कुछ नहीं है, पर मुझे पता चला है कि तू इंटरव्यू देने प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए ही आया था, यानी तुझे काम आता है। अगर तूने ऐसा धांसू प्लान बना दिया जिससे कंपनी का घाटा न हो और वो बोर्ड मीटिंग में पास हो जाए, तो मैं तुझे पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। एजुन ने थोड़ा भाव खाते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। बॉस तपाक से बोली, इतना टाइम नहीं है भाई, सिर्फ 2 दिन है। लौंडे ने पासा फेंका, तो फिर पैसे डबल, यानी 4 लाख। बॉस ने बिना सोचे समझे डील पक्की कर दी। मंजूर है। देखा जाए तो बॉस भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। अगर प्लान फेल हुआ तो एजुन को एक ढेला नहीं मिलना था, और एजुन के लिए भी ये फायदे का सौदा था। वो यहाँ आया ही अपनी काबिलियत के दम पर कुछ बड़ा करने था। खैर, वो डील पक्की करके नीचे आ गया। इधर जनरल डिपार्टमेंट के लौंडे लपाटों में खलबली मची हुई थी कि ये नया लड़का कौन है जो आते ही सीधे बॉस के केबिन में आधे घंटे से गुलछर्रे उड़ा रहा है। कुछ लोग तो मन ही मन जल भून कर ये भी कह रहे थे कि जरूर मैडम का दिल इस चिकने लौंडे पर आ गया है। भाई, दुनिया का यही दस्तूर है, जो अंगूर हाथ ना आए वो खट्टा ही लगता है। मैडम सज धज कर रहती थी तो लोगों के दिमाग में गंद आना लाजिमी था। उधर हमारी यांग दीदी भी अपनी छोटी बहन से फुसफुसाकर पूछ रही थी कि ये एजुन का क्या चक्कर है, जो पहले दिन आते ही सीधे बॉस के पर्सनल रूम में एंट्री मार गया। अब जहाँ औरतों की बात हो और गॉसिप न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो छोटी पटाखा तो पूरी जासूस थी। उसने एजुन की पूरी कुंडली निकाल रखी थी। उसने धीरे से दीदी के कान में बताया कि ये वही सूरमा है जिसने फ्राइडे को लिफ्ट के पास बॉस के बाल खींचे थे। ये सुनते ही यांग दीदी ने अपना सिर पकड़ लिया कि भाई, इस शांत और सुस्त डिपार्टमेंट में ये कैसा तूफान आ गया है। तभी दरवाजा खुला और एजुन अंदर आया। उसे देखते ही वो छोटी सेक्रेटरी वहाँ से सारा स्नैक्स चुराकर 9-2-11 हो गई। उसे भागता देख एजुन को अपनी एक्स वाइफ नुआन की याद आ गई।
जो ऐसे ही सारा दिन सोफे पर बैठकर चिप्स ठूंसा करती थी और पूरे घर में कचरा फैलाती थी। खैर, एजुन अपनी सीट पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि धत तेरे की, मैं तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स और फाइल्स मांगना ही भूल गया। पर मैडम की कड़वी जुबान याद करके उसे दोबारा ऊपर जाने में डर लग रहा था। उसने सोचा, चलो बाद में उस छोटी पटाखा से या फिर अपनी भोली भाली यांग दीदी से मांग लूंगा। तभी सुलियांग अपनी कुर्सी खिसकाते हुए उसके पास आया और मजे लेते हुए बोला, क्यों ईगो भाई, सलामत लौट आए। मैडम ने फ्राइडे का बदला लिया कि नहीं? एजुन ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई और हंसते हुए बोला, साले तू लड़कियों से ज्यादा पंचायत करता है। वैसे तेरा अंदाजा सही था। मैडम ने बदला लेने के लिए मुझसे पूरा केबिन साफ करवाया और ढेर सारा काम सौंप दिया। मुझे क्या पता था कि वो इस कंपनी की मालिक है, वरना मैं उनसे पंगा लेता क्या? सुलियांग ने आंखें मटका कर कहा, भाई तुम तो बड़े मतलबी निकले। मैडम भले ही गुस्से वाली है, पर वो कतई जहर अप्सरा है। लोग उनकी गाली खाने के लिए तरसते हैं। अगली बार पोछा लगाने जाना हो तो मुझे भेज देना। एजुन ने चुटकी लेते हुए कहा, सोच ले भाई। सुना है मैडम आज शॉर्ट स्कर्ट और हील्स में आई हैं। सुलियांग एकदम ठरकियों की तरह बोला, भाई अगर वो मुझे हंटर से भी मारेंगी ना तो भी मंजूर है। उसकी ये हरकत देखकर सामने बैठी एक लड़की ने धीरे से कहा, कमीने थॉट्स तो देखो इसके। बस फिर क्या था? सुलियांग ने एजुन को छोड़ा और उस लड़की को समझाने चला गया कि ठरक और सच्चे प्यार में क्या फर्क होता है। तभी बाहर से जोर जोर से भागने की आवाज आई और वो छोटी लड़की जिसका नाम यांग जिया था वापस अंदर आई। उसके हाथों में कोई 20-25 फाइलों का अंबार था। डिपार्टमेंट के कुछ आशिक मिजाज लड़के उसकी मदद करने दौड़े, पर उसने सबको लात मारकर दूर भगा दिया और बोली, पीछे हटो, मैं अभी बच्ची हूँ, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। उसने वो भारी भरकम फाइलों का ढेर जोर से एजुन की टेबल पर पटका और अपनी जेब से एक रेड बुल की कैन निकाल कर रखी। हांफते हुए बोली, बॉस ने ये सारी डिटेल्स तुम्हारे लिए भेजी हैं और कॉफी लाने को कहा था, और मैं ठहरी गरीब तो मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ये ड्रिंक तुम्हारे लिए चुरा ली। बॉस को मत बताना वरना मेरी लंका लग जाएगी। उस छोटी सी बच्ची को ऐसे मुक्का दिखाकर धमकी देते देख एजुन को हंसी आ गई। उसने वो कैन वापस उसकी तरफ बढ़ाई और मजाक में कहा, ले भाई ये तेरी टिप, मेरी छोटी सेक्रेटरी। छोटी सेक्रेटरी सुनते ही उस लड़की का पारा चढ़ गया। उसने अपना सीना फुलाया और रोने का नाटक करने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर एजुन के तोते उड़ गए। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया कि भाई अब क्या करूं, माफी मांगू या नहीं? तभी केबिन से यांग दीदी बाहर आई और उन्होंने अपनी छोटी बहन के सिर पर एक जोर का टपली मारा। तब एजुन को समझ आया कि अच्छा ये दोनों सगी बहनें हैं। कहाँ ये इतनी शांत और सुशील यांग दीदी और कहाँ ये आफत की पुड़िया। डिपार्टमेंट के बाकी लोग ये तमाशा देखकर हंस रहे थे। एजुन ने थोड़ा शर्माते हुए धीरे से कहा, सॉरी दीदी, मेरी ही गलती थी, मुझे जिया को तंग नहीं करना चाहिए था। यांग दीदी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब से तुम सब साथ में ही काम करने वाले हो, तो इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अभी अभी बॉस का भी फोन आया था, उन्हें गुरुवार तक हर हाल में रिजल्ट चाहिए। अगर प्लानिंग में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। एजुन ने कहा, ठीक है यांग दीदी। अब भाई एजुन को पहले ही दिन ऐसे डायरेक्ट बॉस से काम मिलते देख जनरल डिपार्टमेंट के बाकी वेले एम्प्लॉयज के पेट में मरोड़ उठने लगी। उनका सोचना था, भाई अगर तुम्हें मछली बनकर तैरना है तो हमारे साथ इस सुस्ती के तालाब में तैरो ना। तुम अकेले काम करके अपनी लंका क्यों चमका रहे हो? इससे तो हम सब और ज्यादा निकम्मे लगेंगे। किसी भी मैनेजर की नजर में ये चीज खटकती, पर हमारे एजुन भाई साहब को इन सब की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। वो इन सब से अलग था। बाकी लोग तो बस टाइम पास और फिक्स्ड सैलरी के लिए आते थे। कुछ तो इतने अमीर थे कि उन्हें नौकरी की जरूरत भी नहीं थी। पर एजुन कतई कंगाली के दौर से गुजर रहा था। ऊपर से घर पर जो यानी नुआन मैडम बैठी थी, वो भले ही अभी प्यार से बात कर रही हो, पर कब उनका मूड घूम जाए और वो सीधे एजुन की मम्मी को फोन लगा दे, कोई भरोसा नहीं था। एक लंबी सांस लेकर वो फाइलों में डूब गया कि आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या भूत है जो पूरी प्लानिंग टीम ढेर हो गई। पढ़ते पढ़ते दोपहर से कब शाम के 5 बज गए पता ही नहीं चला। तभी सुलियांग ने आवाज लगाई, भाई पैकअप, घर चलो। एजुन ने फाइलों को समेटा ताकि घर जाकर काम कर सके। तभी सुलियांग ने मजे मजे में उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाया, ईगो भाई इतनी मेहनत मत करो, इस दुनिया में ना सबको आगे बढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। एजुन एक पल के लिए ठिठका, फिर सुयांग का इशारा समझकर खुद पर हंसते हुए बोला, भाई अगर तुम्हें मेरे सिर पर मंडराता कर्ज और प्रेशर पता चल जाए ना तो तुम खुद समझ जाओगे। मेरा किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। सुलियांग ने हमेशा की तरह अपनी वो बिंदास स्माइल दी और बोला, यार सबकी अपनी लाइफ है, पर दुनिया से थोड़ा बचकर रहना। वैसे मामला काफी पेचीदा लग रहा है। दोपहर से तुम्हारे माथे पर बल पड़े हुए हैं, अगर कोई हेल्प चाहिए तो। एजुन ने तुरंत कहा, हाँ भाई बिल्कुल चाहिए। सुलियांग ने दांत चियारते हुए कहा, अरे ईगो भाई मैं तो बस ऐसे ही औपचारिकता निभा रहा था, सीरियसली ले लिया क्या? अब ये सुलियांग सच में कोई कलाकार था या एजुन को वाकई एक सच्चा दोस्त मिल गया था, ये तो वक्त बताएगा। पर इन दोनों को ऐसे गले में हाथ डाले देखकर ऑफिस के बाकी लौंडों के सीने पर सांप लौट रहे थे। अभी एजुन थोड़ा और रुकने की सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था नुआन।
फोन उठाते ही वहाँ से आवाज आई, एजुन तुम कब आ रहे हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भाई साहब 3 साल की ऐसी आदत पड़ी थी कि वो ऑफिस का काम छोड़कर सीधे घर के लिए भागा। बस में चढ़कर वो सोचने लगा कि कल की कुछ सब्जियां बची हैं, उसी को गर्म करके रात का जुगाड़ कर लूंगा। फिर अचानक ख्याल आया, क्या नुआन इस बासी खाने के लिए मानेंगी? वैसे हमारा तो तलाक हो चुका है, मैं उसके नखरे क्यों उठाऊं? पूरे रास्ते दिल और दिमाग में महाभारत चलती रही और आखिरकार उसने बिना सब्जी खरीदे सीधे घर में एंट्री मारी। दरवाजा खोलते ही देखा तो मैडम सोफे पर पसरी हुई मजे से चिप्स ठूंस रही थी। एजुन का सिर चकरा गया, ये लड़की भूख से मरने की एक्टिंग कर रही थी। नुआन ने जैसे ही एजुन को देखा तुरंत चिप्स छुपाए और सोफे पर घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने लगी, मैं भूखी मर रही हूँ। अगर तुमने अभी खाना नहीं बनाया तो मैं दादी को फोन करके बोल दूंगी कि तुम मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। एजुन ने हाथ जोड़े, माता पहले दिन ऑफिस में बहुत काम था, तुम बस मम्मी को फोन मत करना। कुछ दिन पहले ही वो पूछ रही थी कि इस बार त्योहार पर घर आ रहे हो या नहीं। अगर उन्हें पता चला कि हमारा तलाक हो चुका है तो तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरी लाश ही घर पहुंचेगी। नुआन ने मुंह बिचका कर कहा, अरे दिवाली में अभी महीने बाकी हैं, तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो। सब्जियां मैं खरीद कर किचन में रखाई हूँ, जाओ जल्दी बनाओ। किचन में जाकर जब एजुन ने शेल्फ पर रखी सब्जियां देखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो सारी सब्जियां और चीजें वही थीं जो खुद एजुन को बेहद पसंद थी। खाना बनाते बनाते एजुन को बॉस का दिया हुआ वो प्रोजेक्ट याद आया। उसने किचन से ही आवाज लगाई, सुनो नुआन, मैंने सुना है कि नए डिस्ट्रिक्ट और एयरपोर्ट के बॉर्डर के पास जो जमीन है उसे रीडेवलप किया जा रहा है। क्या तुम्हारी कंपनी चांगशांग ने उसके लिए टेंडर डाला है? नुआन कब किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। एजुन को पता ही नहीं चला। उसने कहा, टेंडर नहीं बाबा, सरकार बस किसी एक बड़ी कंपनी को बकरा बनाने की फिराक में है ताकि वो नुकसान अपने सिर ले ले। हमारी कंपनी तो बस दिखावे के लिए मीटिंग में जा रही है। क्यों, क्या तुम्हारी नई कंपनी भी इस रेस में शामिल है? एजुन ने कहा, तुम अचानक पीछे आकर डरा क्यों देती हो? मुझे कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस कलीग्स बात कर रहे थे तो पूछ लिया। वैसे वहाँ पक्का घाटा क्यों होगा? नुआन ने समझाया, अरे बुद्धू, वो एयरपोर्ट नए पायलटों की ट्रेनिंग के लिए है, वो वहाँ से कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला। और ठीक सामने पुराना रिहायशी इलाका है, जब रात में वहाँ ट्रेनिंग प्लेन्स उड़ते हैं तो भयंकर आवाज होती है। लोग और एयरपोर्ट अथॉरिटी हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। सरकार भी वहाँ से लोगों को हटा नहीं पा रही और खुद का नुकसान भी नहीं चाहती, इसलिए कोई बकरा ढूंढ रही है। एजुन ने चाकू साइड में रखा, अच्छा ये बात है, पर आजकल की बिल्डिंग्स में तो साउंड प्रूफिंग अच्छी होती है ना? नुआन ने डांटते हुए कहा, पहले तुम खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। फिर वो आगे बोली, बात सिर्फ आवाज की नहीं है, वहाँ एयरपोर्ट की वजह से तुम ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते और उस इलाके में कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह भयंकर ट्रैफिक होता है। सामने पूरी मार्केट और बस स्टैंड है, वहाँ कुछ भी बनाओ, घाटा तय है। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी रोंगियो ग्रुप ये प्रोजेक्ट ले ले, ताकि वो हमारे साथ कंपटीशन करने लायक ही न बचे। अब एजुन के दिमाग की बत्ती पूरी तरह जल चुकी थी। उसे समझ आ गया कि हमारी लेडी बॉस इतनी परेशान क्यों थी। 2 दिन के अंदर 4 लाख रुपए का दांव था भाई। उसने पूछा, अच्छा अगर कोई कंपनी ये जमीन ले ले और 5 साल तक कुछ न बनाए तो? नुआन ने कहा, सरकार जमीन वापस छीन लेगी और जुर्माना लगाएगी। वैसे भी तुम ये फालतू बातें सोचना बंद करो और ये सोचो कि मेरे पैसे कब वापस करोगे। जब भी मुझे याद आता है कि तुमने मुझसे तलाक लिया है, मुझे भयंकर गुस्सा आता है। आज रात मैं 4 सब्जियां और 8 तरह के पकवान खाऊंगी। एजुन ने मजे लेते हुए कहा, अंडे के छिलके खाएगी? डिनर टेबल पर नुआन ने कम से कम 10 बार टेबल के नीचे से एजुन के पैर पर लात मारी, पर हमारे भाई ने ढीठ बनकर बर्दाश्त कर लिया। खाना खाने के बाद जब वो बर्तन धो रहा था तो नुआन गुस्से में पैर पटकती हुई ऊपर अपने कमरे में चली गई। एजुन सोच में पड़ गया कि भाई बिना बात के ये लड़की अचानक क्यों भड़क गई। औरतों को समझना सच में नेक्स्ट लेवल काम है। खैर, काम निपटाकर एजुन भी ऊपर अपने कमरे में आया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। अब उसका प्लान सिर्फ उस एक जमीन तक सीमित नहीं था, वो पूरे शहर का नक्शा बदलकर एक मास्टर प्लान तैयार करने की सोच रहा था। वो पूरी तरह काम में डूबा ही था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और नाइट सूट पहने नुआन किसी जंगली बिल्ली की तरह सीधे एजुन के ऊपर कूद पड़ी। उसने एजुन को बेड पर पटक दिया, उसे मारने और काटने लगी, और जब एजुन पूरी तरह उसके नीचे दब गया तब उसने अपनी जीत का ऐलान करते हुए एक बेहद घमंडी और प्यारी सी मुस्कान दी। और भाई, हमारे लौंडे को पूरी तरह चित करने के बाद नुआन मैडम उसका फोन छीनकर खड़ी हो गई। सीधे सीधे धमकी देते हुए बोली, सुनो, तलाक का भी एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। मैंने उस तुम्हारी दोस्त का नंबर ब्लॉक कर दिया है, इसलिए तुम भी सीधे बनकर रहो। अगर तुमने मेरे पीठ पीछे किसी दूसरी लड़की से चक्कर चलाया ना, तो इसी वक्त मेरे सारे पैसे वापस करो। एजुन ने एक गहरी सांस ली और छत की तरफ देखते हुए सोचा कि भाई, कौन सी लड़की इतनी पागल होगी जो एक 40 लाख के कर्ज में डूबे हुए आदमी के चक्कर में पड़ेगी। जैसे ही एजुन बेड से उठने लगा, नुआन ने उसके फोन से एक नंबर डायल कर दिया। और भाई, अगला कदम जो नुआन ने उठाया उसे देखकर तो एजुन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इस लड़की ने सीधे एजुन की मम्मी को फोन लगा दिया था। अब तो भाई मामला एकदम गर्म हो गया।
एजुन ने सारा काम धाम साइड में पटका और फोन छीनकर अपनी मम्मी को सफाई देने लगा। अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस मजाक कर रहे थे, मेरा हाथ उठाने का कोई इरादा नहीं था, सच्ची। पर तभी फोन उसके पापा ने छीन लिया और बिना कुछ सुने समझे एजुन की ऐसी क्लास लगाई कि पूछो मत। पापा भले ही जिंदगी में बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाए थे, पर उनका एक उसूल पक्का था। उन्होंने जिंदगी में कभी मम्मी से खाना नहीं बनवाया था और न ही कभी उन पर गुस्सा किया था। अब जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा बहू पर हाथ उठाने की बात कर रहा है, तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिरकार एजुन ने नुआन के आगे हाथ पैर जोड़े कि मदर इंडिया, प्लीज गवाही दे दो, वरना मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। नुआन ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। पर जाते जाते मम्मी ने एक सख्त सरकारी आर्डर सुना दिया, इस बार तुम दोनों को नए साल पर घर आना ही होगा। अगर बच्चे घर न आए तो त्योहार मनाने का कोई मजा नहीं रहता। फोन कटने के बाद एजुन थककर फर्श पर लेट गया और छत को देखते हुए बोला, चलो भाई, अब तो मम्मी ने आर्डर दे दिया है, अगर तुम नहीं चली तो वो बाल की खाल निकाल लेंगी, और अगर उन्हें हमारे तलाक का पता चला तो समझो तुम्हारा ये जो सबसे सेफ ठिकाना है ना, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नुआन ने पालथी मारकर उसके पास बैठते हुए मुंह बनाया। अरे तुम अपनी औकात में रहो, समझे? मैं नए साल पर घर सिर्फ मम्मी से मिलने आऊंगी, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मम्मी वैसे भी मुझसे तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करती हैं। फिर उसने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, वैसे क्या तुम आज रात भी मेरे साथ नहीं सोओगे? अब भाई, यहाँ इन दोनों मियाँ बीवी का ये अजीबोगरीब पासा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो विलेन दोस्त पहले ही वापस आने वाली फ्लाइट में बैठ चुका था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने अब और देर की तो एजुन हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। तो भाई लोग, कहानी के इस मोड़ पर अब असली ड्रामा शुरू होने वाला है। एक तरफ है 4 लाख की वो डील और लेडी बॉस का गुस्सा, दूसरी तरफ है नुआन मैडम का ये नखरे वाला प्यार, और ऊपर से एंट्री होने वाली है एक तीसरे कबाब में हड्डी की। क्या एजुन इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? इस पूरी कहानी का अगला धमाकेदार मोड़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।